नमस्कार। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर पूरे उत्तराखंड में या यूँ कहा जाए पूरे देश भर में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में जो अपने शहीद हैं देश की आज़ादी में, जिन्होंने अपनी शहादत दी, कुछ जाने पहचाने हैं, कुछ अनजाने हैं, जिसको अनसंग हीरो भी कहते हैं, उनके बारे में लोगों को बताना, आज़ादी के संग्राम के बारे में लोगों को जागरूक करना, और जो ट्रांसफॉर्म इंडिया है, जो भारत में बदलाव आया पिछले कुछ वर्षों में, उसके बारे में लोगों को बताना एक मोटा मोटा अमृत महोत्सव का एक सार है या मिशन है या लक्ष्य कहा जा सकता है। इस बारे में हम बातचीत के लिए हमारे साथ हैं नेहरू युवा केंद्र के राज्य निदेशक उमेश साहनी जी। क्योंकि नेहरू युवा केंद्र युवाओं की संस्था है, पूरे प्रदेश भर में है और काफी गांव में जाकर काम कर रहे हैं, तो अमृत महोत्सव के अंतर्गत जो भी है उसको जागरूक करना, उसके बारे में बताना और खासकर स्वच्छता जो कार्यक्रम है इसके अंतर्गत उसके बारे में लोगों को जागरूक करना और स्वच्छता कार्यक्रम में शामिल होना। इस बारे में बातचीत के लिए हमारे साथ हैं राशि जी। राशि जी विकास नगर के सहसपुर ब्लॉक की हैं। वहां ये ब्लॉक में अपने पूरे विकास खंड में जो भी युवा हैं उनको जागरूक करती हैं और उनको सरकार की योजनाओं से अवगत कराती हैं, साथ ही साथ विकास में सहभागिता भी करती हैं। कैसे करती है इस बारे में उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा ये फिल्म देखिए आप कैसे अमृत महोत्सव कार्यक्रम क्या है। पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी के तहत उत्तराखंड राज्य में भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें समाज के हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जीवन की जानकारी देना और युवाओं के लिए फिट इंडिया जैसे कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य लोगों को आजादी का महत्व बताते हुए जानकारी देना है। आपको बता दें कि आज वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की पुण्यतिथि है। उन्हें पेशावर कांड के महानायक के रूप में जाना जाता है। ये वो दौर था जब पेशावर में स्वतंत्रता संग्राम की लौ पूरे जोर शोर के साथ जली हुई थी और अंग्रेज इसे कुचलने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इसी काम के लिए 23 अप्रैल 1930 को इन्हें पेशावर भेजा गया। सैनिकों को आदेश दिया गया था कि आंदोलन कर रही जनता पर हमला करें, लेकिन वीर चंद्र सिंह ने निहत्थी जनता पर गोली चलाने से साफ मना कर दिया। इसी ने पेशावर कांड में गढ़वाली बटालियन को एक ऊंचा दर्जा दिलाया। इसी के बाद से चंद्र सिंह को चंद्र सिंह गढ़वाली का नाम मिला और इनको पेशावर कांड का नायक माना जाने लगा। अंग्रेजों की आज्ञा न मानने के कारण इन सैनिकों पर मुकदमा भी चला। इस दौरान चंद्र सिंह गढ़वाली की सारी संपत्ति जब्त कर ली गई और इनकी वर्दी को इनके शरीर से काट काट कर अलग कर दिया गया। 1930 में चंद्र सिंह गढ़वाली को 14 साल के कारावास के लिए एबटाबाद की जेल में भेज दिया गया, जिसके बाद इन्हें अलग अलग जेलों में स्थानांतरित किया जाता रहा। 11 साल के कठोर कारावास के बाद इन्हें 26 सितंबर 1941 को आजाद कर दिया। 8 अगस्त 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने इलाहाबाद में रहकर इस आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई और फिर से 3 साल के लिए गिरफ्तार हुए। 1945 में इन्हें आजाद कर दिया गया। 1 अक्टूबर 1979 को चंद्र सिंह गढ़वाली का लंबी बीमारी के बाद देहांत हो गया। 1994 में केंद्र सरकार द्वारा उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया गया। आज उनकी पुण्यतिथि पर पौड़ी जिले के पीटसैन में राज्य सरकार ने एक कार्यक्रम भी आयोजित किया, जिसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संयुक्त रूप से चंद्र सिंह गढ़वाली की मूर्ति और प्रतिमा का अनावरण किया। तो ये थी एक झलक। आपने देखा कि आज़ादी के आंदोलन में किस ढंग से हमारे शहीदों ने अपनी कुर्बानी दी और उन्हीं कुर्बानी की बदौलत आज हम स्वतंत्र हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं, ब्रिटिश हुकूमत से मुक्ति पा गए हैं और अपने देश के विकास के लिए एकजुट होकर काम कर रहे हैं। और अमृत महोत्सव का भी एक लक्ष्य है कि राष्ट्र की राष्ट्रीय एकता मजबूत हो, विकास में गति आवे, जन सहभागिता बढ़े। इन सब के बारे में बातचीत करते हैं। हमारे साथ हैं
उमेश साहनी जी। साहनी जी, अमृत महोत्सव का मकसद मोटे तौर पर क्या है, किस रूप में देखते हैं इसे आप? देखिए, देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और 75वीं वर्षगांठ को हम एक आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में पूरे देश में मना रहे हैं, जैसा अभी आपने बोला है। इसमें सरकार द्वारा विभिन्न तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, बहुत अलग अलग विभाग जुड़े हुए हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, आज़ादी से जुड़ी एग्जीबिशंस हो रही हैं और इसी कड़ी में हमारा मंत्रालय, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने नेहरू युवा केंद्र संगठन को जिम्मेदारी दी, जिसमें पहली कड़ी में हम 13 अगस्त से 2 अक्टूबर जी, जो कल खत्म होगा, उसमें फिट इंडिया फ्रीडम रन। जी, फिट इंडिया फ्रीडम रन क्या है, क्या मकसद था, कितना लाभ मिलेगा युवाओं को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को? देखिए, इसमें हमारे प्रधानमंत्री साहब का एक अपील थी, जो उनके द्वारा लोगों को फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। उनका मानना है कि अगर देश में सभी युवा और सभी नागरिक फिट रहेंगे तो आने वाली किसी भी आपदा, अभी कोरोना काल गया है, उसका डर अभी खत्म नहीं हुआ है, तो कोरोना हो या कोई और बीमारी हो, अगर हम फिट रहेंगे मानसिक और शारीरिक, ज्यादा अच्छा हम देश के विकास में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसी कड़ी में नेहरू युवा केंद्र ने देश के विभिन्न जिलों में फ्रीडम रन आयोजित की गई। हर जिले में हम 75 गांवों में फ्रीडम रन करते हैं, जिसमें कम से कम 75 युवा भाग लेते हैं और 7.5 किलोमीटर डेली वो दौड़ते हैं उस रन में। ये फ्रीडम रन का पार्ट है। तो फ्रीडम रन में जो आपने युवाओं की दौड़ कराई, दौड़ प्रतियोगिता कराई या मैराथन कराया, जो भी कराया, उसमें युवाओं की भागीदारी किस तरह थी और कितना उत्साह था और युवा किस रूप में ले रहे इस आयोजन को, ये बात बताएं। देखिए, जहां तक उत्तराखंड राज्य की बात है, उत्तराखंड राज्य के सभी जिलों में इस तरह की फ्रीडम रन आयोजित की गई। मैं खुद 3-4 जनपदों में फ्रीडम रन में मैं भाग लेने गया था, टिहरी में भी गया था, देहरादून में भी था और उम्मीद से ज्यादा लोगों का, युवाओं का उत्साह था। आप गांव में गए हैं, वहां पहले फ्रीडम रन की फिटनेस की शपथ लेते हैं युवा, फिर राष्ट्रगान गाया जाता है युवाओं के द्वारा। राष्ट्रगान के बाद वो 7.5 किलोमीटर की एवरेज रखी गई है, कहीं ज्यादा हो जाता है, पहाड़ी क्षेत्र में थोड़ा कम भी होता है। दौड़ के बाद वो सारे एक जगह इकट्ठे होके और आजादी का उत्सव, अमृत महोत्सव, एक आजाद देश में जी रहे हैं, वो एक महोत्सव की तरह मनाते हैं। ये एक बहुत बढ़िया मैसेज जा रहा है पूरे देश में युवाओं के माध्यम से कि साहब, हम एक आजाद देश में जो एक नए भारत का निर्माण हो रहा है उसमें सहयोगी बन रहे हैं। तो मोटे तौर पर ये कहा सकता है कि जो कोरोना का संक्रमण भी आया था, उसमें भी सांस की लोगों को दिक्कतें हो रही थी, तो कहा जाता है योगाभ्यास कीजिए, स्वस्थ रहिए, एक्सरसाइज कीजिए, घर में रह के एक्सरसाइज कीजिए। तो मोटे तौर पर प्रधानमंत्री जी का जो संदेश ये है कि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो ज्यादा विकास के काम में भागीदारी कर सकेंगे, दवाओं का खर्च भी कम आएगा और इसका परिणाम दिखाई भी पड़ा, जैसा आप खुद कह रहे हैं कि कोरोना काल में जो लोग एक्सरसाइज कर रहे थे उनको प्रभाव कम पड़ा। एक तो ये हो गया। इसके अलावा स्वच्छ भारत को लेकर भी प्रधानमंत्री का जोर है। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि शहरों में स्वच्छता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उनका यह भी कहना था कि आज के जो युवा है, जो बच्चे हैं, वो भी चॉकलेट खाते हैं तो रैपर जेब में रख लेते हैं और अगर उनके गार्जियंस, पेरेंट्स फेंकते तो वो टोकते हैं कि साहब उसको फेंके मत आप, क्योंकि गंदगी फैलेगी। तो एक ढंग से प्रधानमंत्री का यह कहना है कि स्वच्छ भारत भी बहुत जरूरी है। ये जब स्वच्छता रहेगी तो स्वस्थ रहेंगे। तो स्वच्छता को लेकर के नेहरू युवा केंद्र किस ढंग से काम कर रहा है? देखिए, जो पिछले कुछ सालों में अभी आप बता ही रहे थे कि नए भारत का निर्माण जो हो रहा है, और वो बहुत बढ़िया कोट किया गया हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा कि पहले बच्चे या कोई भी टॉफी खा के रैपर सड़क में फेंक देते थे, परंतु आज की डेट में वो रैपर जेब में रखा जा रहा है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इसमें नेहरू युवा केंद्र संगठन का भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि हम जागरूकता का काम ज्यादा करते हैं। और उसी कड़ी में नेहरू युवा केंद्र को दूसरा काम, फिट इंडिया फ्रीडम रन के बाद अभी स्वच्छ भारत कार्यक्रम आज लॉन्च किया है हमारे माननीय युवा कार्यक्रम खेल मंत्री अनुराग ठाकुर साहब ने प्रयागराज से। और कल से गांधी जयंती है और गांधी जी को स्वच्छता से बहुत ज्यादा प्यार था। उनका कहना था कि आजादी से ज्यादा वो पहले स्वच्छता को प्रेफरेंस देंगे। तो वही उसी कड़ी में हम राज्य के सब जिलों में स्वच्छ भारत कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जो 31 अक्टूबर तक चलेगा हमारा। लेकिन मैं आपको बीच में टोकना चाहूंगा, अभी आपने ट्रांसफॉर्म इंडिया की बात की कि लोगों के जीवन शैली में, लोगों की आदतों में, लोगों के व्यवहार में कैसे बदलाव आ रहा है। उसमें डिजिटल इंडिया भी है,
पेमेंट का मोड बदल गया, लोग पहले कैश देते थे, अब पेमेंट का मोड बदल गया है। तो आप चूंकि युवाओं से जुड़े हुए हैं, तो उनमें युवा किस ढंग से इसको ले रहे हैं, इस पर कुछ बताएं। देखिए, नेहरू युवा केंद्र इस पूरे प्रोसेस में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि युवाओं के बीच में गांव तक नेहरू युवा केंद्र की डायरेक्ट पहुंच है। दिल्ली से जो पॉलिसी बनाई जाती है वो विद इन स्प्लिट्स ऑफ सेकेंड्स में हम गांव तक पहुंचा सकते हैं। और युवा ही ऐसा है जिन्होंने आगे देश को चलाना है उनके माध्यम से। तो जैसे आप डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, मैं अपना बताऊं कि पहले मैं जेब में पैसे कैश रखा करता था। आजकल अगर मुझे जरूरत पड़े तो मेरे पास कार्ड है, मैं सारी पेमेंट कार्ड के थ्रू करूंगा। फिर ये मोबाइल जो है, जो ऐप भीम ऐप बनी है, उसके माध्यम से भी काफी ट्रांजैक्शन हो रही है। और हमारे युवा जो है गांव-गांव जाके प्रचार कर रहे हैं। और आप देखिए, पहले और अब में बहुत चेंजेस आ गया। लोग कैश ट्रांजैक्शन कम कर रहे हैं। हमारा देश का जो जीएसटी कलेक्शन है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। वो इसी का एक रूप दिखाता है कि ज्यादा से ज्यादा जो है कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट हो रही है। मतलब आपका ये कहना है कि गांव में भी लोग अब भीम ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने, क्योंकि आप तो गांव में गए कई सारे गांव में। जी। तो आपका जो अनुभव ये कहता है कि लोग डिजिटल मोड पे पेमेंट कर रहे हैं, ये कहना है आपका? जी बिल्कुल, काफी इसको पॉजिटिवली लिया गया। और जहां भी हम लोग गए हैं, हमने जागरूकता के कार्यक्रम के थ्रू लोगों को जागरूक किया है कि वो डिजिटल मोड से देश के, देखिए उसको हमने देश के विकास के साथ जोड़ा है। जहां सरकार को ज्यादा टैक्स मिलेगा उतने ही ज्यादा विकास के कार्यक्रम होंगे। आप देखिए सड़कों का निर्माण, उत्तराखंड राज्य में देखिए बहुत बढ़िया सड़कें चल रही हैं, नए मेडिकल कॉलेजेस खोल रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम हो रहा है, बहुत तेजी से विकास हो रहा है। एक बात मैं और जानना चाहूंगा कि आज युवाओं के अंदर स्किल इंडिया का बढ़ावा दिया जा रहा है कि जो युवा है बजाय नौकरी तलाशने के खुद स्किल हो और लोगों को रोजगार भी दे। तो इस फील्ड में, इस क्षेत्र में नेहरू युवा केंद्र किस ढंग से भागीदारी कर रहा है? देखिए, नेहरू युवा केंद्र काफी वर्षों से स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम कर रहा है। छोटे तौर पे बोले तो गांव में एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हम चलाया करते थे, जिसमें महिलाओं, खासकर महिलाओं, क्योंकि वो घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं, तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि घर से बाहर निकले 30 से 40 महिलाओं का एक ग्रुप बनेगा, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग की दी जाएगी। उसमें सिलाई कढ़ाई हो सकती है, ब्यूटी पार्लर का कोर्स हो सकता है। वो अब बढ़ते बढ़ते कंप्यूटर ट्रेनिंग, तो वो आप फ्री देते हैं गाँव में? जी, उसके लिए नेहरू युवा केंद्र से जुड़ने के लिए एक सबसे बढ़िया चीज है कि आपको किसी तरीके का कोई फीस नहीं देनी पड़ती। अच्छा। गांव का कोई भी युवा, किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग का हो, नेहरू युवा केंद्र के साथ जुड़ के अपना युवा मंडल, महिला मंडल बनाएंगे और गांव के विकास में भागीदार बनेंगे, जैसे हम ये स्वच्छ भारत कार्यक्रम के माध्यम से चला रहे हैं। जिज्ञासा और है जी सर, कि मान लीजिए चमोली जिले के दूरस्थ गांव का कोई युवा है, वो आपसे जुड़ना चाहता है, तो किस ढंग से आपसे जुड़ सकता है ताकि उन योजनाओं का, उन कार्यक्रमों का लाभ उसको भी मिल सके? जी जी, देखिए, नेहरू युवा केंद्र से जुड़ने के लिए उसको राज्य के कैपिटल में आने की जरूरत नहीं है। नेहरू युवा केंद्र जिलों के माध्यम से, हमारे जिला में जिला युवा अधिकारी हैं, चमोली जिले में भी हमारे अधिकारी हैं, उनके पास जा सकते हैं। अगर वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में नहीं आ सकते तो हर ब्लॉक में हमारे 2 वॉलंटियर हैं। सरकार की एक स्कीम है, नेशनल यूथ कोर स्कीम, उसके स्वयंसेवक जैसे राशि जी हमारे साथ बैठी हैं, तो उनको ये गांव-गांव जाते हैं ये लोग सरकार की योजनाओं की जानकारी देने के लिए, युवाओं को जागरूक करने के लिए। तो उनसे मिलकर और अपने युवा मंडल का गठन कर सकते हैं, जो कि अभी हमने 15 दिन पहले ही पूरे राज्य में। मुझे लगता है बेहतर होगा राशि जी से ही जाना जाए कि वो गांव में युवाओं को कैसे जागरूक करती हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं, इन सब के बारे में कैसे जागरूक करती हैं, आप बेहतर बता पाएंगे। आप बताइए राशि जी, आप तो ग्रामीण इलाके से आती हैं, गांव में अभी भी बहुत सारे लोग जागरूक नहीं हैं, उनको जागरूक करने की जरूरत है, तो आप किस ढंग से जागरूक करती हैं, खासकर महिलाओं को, लड़कियों को, युवतियां हैं, उनको कैसे जागरूक करती हैं स्वच्छता को लेकर के, या स्किल इंडिया की बात की जाए उसको लेकर के, या फिट इंडिया की बात की जाए, या और कई सारी स्कीम है, उनको कैसे जागरूक करती हैं आप? इसके लिए जैसे हम ग्राम प्रधान जी से बातचीत करेंगे और उन लोगों का एक क्लब्स वगैरह जो भी बना रखे हैं हम लोगों ने, मंडलों के सहयोग से हम लोग स्वच्छ भारत, जैसे आपको बता दिया है सर ने, स्वच्छ भारत मिशन जो है, अब इसके लिए हम लोग, जैसे हम लोगों ने ये करा है कि हम युवा मंडलों के सहयोग से स्वच्छ भारत में
जो भी हमारे पास बैग होंगे उसमें हम प्लास्टिक के कचरे को भरकर नेहरू युवा केंद्र क्लीन इंडिया का टैग लगाकर उसमें ग्राम प्रधान जी के हस्ताक्षर कराकर उसको नगर निगम के सहयोग से दे दी जाएगा। नहीं, ये तो आपने स्वच्छ भारत की बात बताई। हाँ जी। आप मुझे अपने अनुभव के आधार बताइए कि आप पहले कैसे जुड़ी युवा नेहरू युवा केंद्र से, फिर कैसे आप अपने क्षेत्र में लोग बीच गई, और चूंकि बड़ा मुश्किल होता है कि एक नया आदमी अनजान गांव में जा रहा है, गांव वालों को कन्विंस करना, उनको बताना, उनको समझाना, तो सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। और फिर आप चूंकि युवती हैं, महिला हैं, तो आपके लिए नए चैलेंजेस, चुनौतियां भी हैं। तो किस माध्यम से आप जाते हैं? क्या ग्राम प्रधान जी से मिलती हैं, उसके माध्यम से आप वहां युवा मंडल गठन करती हैं, कैसे करती हैं आप? पहले जैसे हम लोग कॉल्स वगैरह पे ग्राम प्रधान जी से वार्तालाप वगैरह हो जाती है, उसके बाद हम वहां पर एक किसी भी पंचायत घर वहां पर जाकर हम लोग उन लोगों को बुला लेते हैं जिन लोगों को भी हमारे साथ जुड़ना वगैरह, क्लब्स वगैरह बनाते हैं। फिर उसके माध्यम से हम लोग जितनी भी योजना है उन लोगों के सहयोग से भी हम आगे गांव में पहुंचाते हैं। हाँ, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है जब आप गांव में जाएंगी तो बोलेंगे, गांव वाला पूछेगा मेरा फायदा क्या है, आपको तो फायदा हो रहा है, आप इसलिए आ गई, मेरा फायदा क्या? तो कैसे उनको बताते फायदा क्या आपका इसमें इतना ज्यादा है? क्योंकि आप जब गांव का विकास होगा, गांव में लोग स्किल्ड होंगे, काम धाम करेंगे, स्वच्छता का कार्यक्रम जैसे बताया वो करेंगे, प्लास्टिक की इधर उधर कचरा नहीं फेंकेंगे, जो आपके नाले हैं, उग्गल हैं, सोते हैं वो गड़बड़ नहीं होंगे। तो कैसे उनको आप जागरूक करती, क्या बताती उनको आप? उन लोगों को जैसे अभी स्वच्छता के लिए तो बताना है कि जैसे वो सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें, इससे हमारे लिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। जो और बाकी की जो भी होगा कि मुझे लगता है कि आप उनको यही बताती हूँ कि जैसे कोई सोता है या कहीं पानी का स्रोत है, पहाड़ी पर नीचे पानी आ रहा है और वहां उस आसपास जो आबादी है, बसावट के लोग अपने जो प्लास्टिक के पॉलीथीन के बैग्स वगैरह उनको डाल देते हैं, वो बहते बहते कहीं न कहीं जाके वो सोता के बीच बाधा बन जाता है, जैम हो जाता है, पानी वहां रुक जाता है। फिर ये गांव वाले जाते होंगे वहां पे, क्या लगता है आपको? ऐसी बताते हैं उनको आप? नहीं, हाँ। बिल्कुल उन लोगों को फेंकना ही नहीं चाहिए, ये बाहर जो भी कूड़ा कचरा है ये बिल्कुल बाहर नहीं फेंकना चाहिए, इसे डस्टबिन वगैरह में डाल देना चाहिए। तो आप व्यवहारिक रूप से समझाती हैं? हाँ जी। अब मैं फिर आपके पास आता हूँ उमेश जी, ये जो आपने नेहरू युवा केंद्र का संगठन है, बड़ी संख्या में आपके साथ युवा जुड़े हुए हैं, कैसे स्वच्छता अभियान के कैसे उनको जोड़ रहे हैं आप? देखिए, आज लॉन्च हुआ है हमारा पूरे भारत में स्वच्छ भारत कार्यक्रम। 744 जिले उनमें हम कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं। 6 लाख गांवों को टारगेट करने का हमारा प्लान है और टोटल 75 लाख किलो कूड़ा, और उसमें भी स्पेशली सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट, उसको इकट्ठा किया जाएगा युवाओं के माध्यम से, युवा मंडलों के माध्यम से। और इसमें हम युवा कल्याण विभाग, NSS, NCC, स्कूल शिक्षा, इन सबका सहयोग लेंगे। गांव में हम क्या करेंगे, जैसे हमारे युवा मंडल सदस्य हैं उनको हमें अप्रोच किया जाएगा, ऑलरेडी अप्रोच कर लिया गया है और पूरे मंथ का एक कैलेंडर बना लिया गया है। कैलेंडर में हमने किस दिन किस गांव में जाना है, गांव में उसके आइकॉनिक प्लेसेस ढूंढ लिए गए हैं जहां पे जाके स्वच्छता की जाएगी, सफाई की जाएगी। और उसमें जब हम डोर टू डोर हमारे युवा जाएंगे प्लास्टिक और कूड़ा इकट्ठा करने के लिए, तो सबसे पहले उनको जागरूक किया जाएगा, जैसे राशि जी बता रही हैं कि जब तक जागरूक नहीं किया जाएगा ये कार्यक्रम सफल नहीं होते, क्योंकि ये कार्यक्रम हमारा 31 अक्टूबर को ही हम नहीं चाहते खत्म हो। इसके बाद लोगों में इतनी जागरूकता फैल जाए कि सब कूड़े को फेंकना नहीं है, जिससे कि आप बोल रहे स्रोते बंद हो जाते हैं, जाम हो जाते हैं, तो वो हमारा पहला कदम है, जागरूकता फैलाना। और जब ये कूड़ा इकट्ठा होगा, कूड़े को क्योंकि मेजर किया जाएगा, हमने उसके लिए एक टैग बनाए हैं जो ग्राम प्रधान साहब से उसमें वेट करा के साइन कराएंगे हमारे युवा, और वहां से वो ब्लॉक लेवल पे आएगा। कल ही हमारी बैठक हुई है और उसमें नगर निगम ने नगर पालिका इन्होंने बहुत सहयोग का प्रॉमिस किया है। और उत्तराखंड राज्य का मुझे जो कल बताया गया, ज्यादातर गांव में रिफ्यूज या वेस्ट कंपैक्टर्स हैं। ये वेस्ट कंपैक्टर्स जो है वो प्लास्टिक वेस्ट को बहुत वॉल्यूम छोटा कर देते हैं और उसको रिसाइकिल्ड करने के लायक बना देते हैं, जिसको कंपनीज ले जाती हैं और प्लास्टिक का दाना बन सकता है, मोल्डिंग चेयर बन सकती हैं। और हमारे राज्य में, वैसे तो पूरे देश में, पर उत्तराखंड राज्य की बात करें तो हमारे राज्य में इन युवाओं के माध्यम से ये कूड़ा, हमारा प्लान है कि कम से कम 88,000 किलो
उत्तराखंड राज्य में कम करें। उसके लिए सरकार ने हिली जो क्षेत्र है हमारे, हम 10 जनपदों को पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी जनपद के रूप में लिया है। उनका टारगेट 5,884 किलो है महीने में, और 3 हमारे प्लेन के जिले हैं, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून, 11,000 किलो इकट्ठा होगा। तो इसमें आपने 11,000 किलो बताया मैदानी इलाके के लिए, मैदानी इलाके के, और प्रति इलाकों के लिए 8,000, 5,484। तो हाँ, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री ने भी आज कहा कि जो पर्वतीय अंचल में गांव हैं, जो घर हैं, वहां बहुत साफ सफाई दिखाई पड़ती है। मेरा भी जो अपना अनुभव रहा कि पर्वतीय अंचल में के लोग बड़े जागरूक है स्वच्छता को लेकर के, और वहां पे स्वच्छता काफी हद तक दिखाई पड़ती है। लेकिन मैदानी इलाकों में स्थिति भिन्न है। हालांकि पर्वतीय अंचल में जो पर्यटक आते हैं उनको भी जागरूक करने की जरूरत है। तीर्थयात्री आते हैं, 4 धाम यात्रा चल रही है, बड़ी संख्या में तीर्थयात्री आ रहे हैं, तो ज्यादातर वो भी गंदगी फैला देते हैं, तो उनको भी जागरूक करने की कोशिश की जा रही है, जैसा मैंने देखा। और जो आपने बताया, इसी वजह से लगता है कि लक्ष्य जो आपका पर्वतीय अंचल का कम है और मैदानी इलाकों का ज्यादा है। तो अब आप बता दें मैदानी इलाकों में कैसे कलेक्ट करेंगे, कैसे फिल्टर बदलेंगे? जी, तो ये जो कूड़ा इकट्ठा होगा, ये कूड़ा ब्लॉक से वेट करके और इसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। जो बेस्ट 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक, इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स के हमारे जिला युवा अधिकारी हैं, जिलाधिकारी हैं, इनको इंडिया में प्रेसिडेंट सर, प्रधानमंत्री जी, उपराष्ट्रपति जी, इनसे ऑडियंस का एक मौका मिलेगा। और जितने युवा इस कार्यक्रम ये कौन से ये संवाद जो प्रधानमंत्री जी करेंगे या राष्ट्रपति करेंगे, वो किनसे संवाद करेंगे, कौन लोग होंगे, वो कैसे उनका आकलन करेंगे, कैसे वो चयन करेंगे, ये प्रक्रिया क्या? देखिए, सरकार ने इसके लिए जिला जनपद स्तर पर एक समिति बनाई है जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में। जो जिले में 3 जैसे राशि जी वॉलंटियर हैं या युवा मंडल सदस्य हैं, बेस्ट 3 का चयन करेंगे जिले से जी। और राज्य स्तर पे एक स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी है, उत्तराखंड राज्य में सचिव युवा कल्याण उसके अध्यक्ष हैं, उनके अध्यक्षता में 3 जनपद बेस्ट जिन्होंने काम किया वो चयन करेंगे और इनको एक ऑडियंस का मौका मिलेगा। हमारा लक्ष्य है कि हम पूरे भारत में जो 3 जिले चुने जाने हैं उसमें से एक जनपद उत्तराखंड राज्य का भी हो। इसके लिए हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी, उनसे मुलाकात की थी और उन्होंने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लिया इसके लिए। आज एक अपील भी उन्होंने जारी की है सभी निवासियों से भाग लेने की, और उन्होंने कहा कि मैं खुद इस स्वच्छ भारत कार्यक्रम में भाग लूंगा। तो इसी के माध्यम से हमारी अपेक्षा है कि हम टारगेट से ज्यादा काम करेंगे। उत्तराखंड राज्य को साफ स्वच्छ बनाने में सबकी जन भागीदारी, और जो मंत्र है जन भागीदारी से जन आंदोलन, वो बनाने में हमारा काफी कंट्रीब्यूशन स्वच्छता को लेकर के। राशि, आप युवा हैं, युवाओं से बहुत उम्मीद है, देश की आबादी का बड़ा हिस्सा युवा है। आप कैसे देखती हैं इन सब चीजों को और क्या कहेंगे युवाओं से, क्या अपील करेंगे, क्या कहेंगे आप युवाओं से स्वच्छता को लेकर के, क्या कहेंगे आप? स्वच्छता के लिए अपना मतलब उन लोगों को एक अवेयरनेस प्रोग्राम, एक अवेयरनेस कैंपेन जो हम चला रहे हैं क्लीन इंडिया का, जो महात्मा गांधी जी का सपना है जैसे कि स्वच्छ भारत बनाने का, तो मतलब मेरा तो पूरा यही रहेगा कि उन लोगों को पहले अवेयर करें, उसके बाद उन लोगों से मतलब कहें कि जितनी भी प्लास्टिक्स हैं उन लोगों को उसको यूज ना करें या फिर कम से कम उसका यूज करें, और जितना भी है कि इसको बाहर वगैरह ना फेंकें, इसको एक डस्टबिन वगैरह में डालकर एक जगह पे कलेक्ट करके उसको फिर डिस्पोज करें। क्या आप स्कूलों में भी जाएंगे? आपके जो विकासनगर के इलाका है वो भी थोड़ा कंजस्टेड है, घनी आबादी वाला इलाका है, विकासनगर शहर घनी आबादी वाले इलाके, मैदानी इलाके भी कहे जा सकते हैं, कुछ हिस्से पर्वतीय भी हैं उसमें। तो जो विद्यालय हैं, खासकर लड़कियों के जो विद्यालय हैं, उन बालिकाओं को क्या समझाएंगे आपकी, जिनसे उनको कन्विंस करेंगे कि स्वच्छता कितनी जरूरी है? बालिकाओं को लेकर क्या कहेंगे आप? जैसे कि हम लोगों को सबको पता है कि जब स्वच्छता रहेगी, जब भी हमारे को जैसे सांस वगैरह की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी नहीं होगी, और हम लोग फिट वगैरह भी रहेंगे, और जितनी भी शुद्ध हवा है वो हमको मिलेगी। इस माध्यम से हम लोग उनको अवेयर करेंगे। और वैसे हमारे लोग कैलेंडर बना हुआ है, उसमें मतलब कि हम लोगों को विद्यालय भी कवर करने हैं और बहुत सारी जगह है, मतलब पंचायत घर, स्टैचूज वगैरह क्लीनिंग, उन सबको कवर करना है। तो जैसा इन्होंने बताया कि युवा हैं, बता रहे हैं कि लोग को अवेयर करेंगे,
और खासकर स्कूलों में जाकर के, ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के लोग बताएंगे कि स्वच्छता कितनी जरूरी है, क्यों जरूरी है और कैसे स्वच्छ गांव बनाया जाए, आबादी कैसे स्वच्छ बनाए, इस बारे में बताएंगी। और जैसा हमारे उमेश जी ने बताया कि पूरे प्रदेश भर में स्वच्छता को लेकर के एक अभियान चलाया जा रहा है। कल गांधी जयंती है, राष्ट्रपिता बापू की जयंती है, उनका जन्मदिन है। उस दिन से लेकर के लगातार ये स्वच्छता कार्यक्रम चलाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, स्वच्छता कार्यक्रम में खुद भी शामिल होंगे आप लोग। और उसके बाद ये प्रदेश को स्वच्छ बनाने के लिए संकल्प करेंगे लोगों को कि लोग स्वच्छता को पूरी तरह से अपना एक मिशन बना लें, आंदोलन बना लें। जी बिल्कुल। और पूरी भागीदारी से हो पाएगा ये कार्यक्रम, ऐसा इनका मानना है। तो अब समय चूंकि मेरे पास कम है, समय समाप्त हो रहा है, तो मैं आप सबसे विदा लेने के पहले एक बार फिर हम तीनों बारी बारी से आप सबसे आग्रह करेंगे कि कल गांधी जयंती है, राष्ट्रपिता बापू की जयंती है। आप लोग कल से खुद भी संकल्प लें कि हम स्वच्छता को बढ़ावा देंगे, अपने आसपास स्वच्छ बनाएंगे जो क्षेत्र हैं। और इस बारे में मैं चाहूंगा अब क्या संदेश को एक संदेश दीजिए आप। देखिए, स्वच्छता ही ईश्वर की सबसे बड़ी प्रार्थना है, सेवा है, और नेहरू युवा केंद्र इसमें बहुत सक्रिय भूमिका निभा रहा है। पूरे देश में हमारे माननीय मंत्री अनुराग ठाकुर साहब ने इसकी पहल की है, और हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी का सपना स्वच्छता का उसको पूरा करें। और जब हम देखें कहीं भी कूड़ा नहीं फैलेगा तो हमें अंदर से संतुष्टि मिलेगी कि साहब हम एक ऐसे देश में रहते हैं जिसमें कूड़ा नाम की कोई चीज ही नहीं है। हाँ, देखिए कि जैसा उमेश जी ने बताया, मेरा खुद का अनुभव, जो पर्वतीय अंचल में गांव है, काफी बड़ी संख्या में लोग गांव की ओर भाग रहे हैं, क्योंकि गांव बहुत स्वच्छ है, स्वच्छ वायु है, ऑक्सीजन है, वहां पर साफ सफाई काफी है। तो जैसा आपने कहा कि स्वच्छता एक बहुत बड़ा मूल मंत्र है, और स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ रहना जरूरी है, और अपने आसपास के क्षेत्र को भी स्वच्छ बनाए रखना जरूरी है। इसी संकल्प और इसी अभिलाषा या कहा जाए इसी आग्रह के साथ कार्यक्रम को ये समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।